आप जुड़े हैं मैथ्स बाय संदीप रांकावत और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि आप जिस उद्देश्य हेतु लगे हुए हैं उसमें जल्दी से जल्दी आप कामयाब हों। और इस कड़ी में हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम पेपर को, प्रश्न पत्रों को, पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करने की कड़ी में आज लेकर आए हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, जो कि 4 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई थी। उसके प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। आज अपन लोग पढ़ते हैं और हल करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 हमें कह रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। देखते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, यहां हम लोग लेते हैं सोना और यहां हम लेते हैं तांबा। जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो अगर पानी का वजन 1 किलोग्राम है तो उतने ही सोने का वजन 19 किलोग्राम हो जाएगा। और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब कहा जा रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। हम इसे मिश्रण नियम से करते हैं। तो देखिए, मिश्रण नियम में क्या होता है, इसका सीधा अंतर लिया जाता है, प्लस या माइनस का निशान नहीं आता है। इन दोनों का अंतर 6 रहेगा, इन दोनों का अंतर 4 रहेगा। जब हम लोग अनुपात में जाते हैं तो इसका आता है आंसर 3:2, अर्थात 3 भाग सोने के और 2 भाग तांबे के मिला दिए जाएं तो जो ओवरऑल हमारे पास मिश्रण बनेगा वो पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा। अगर हमें इसकी जांच करनी हो कि हम इसकी जांच कैसे करें, देखिएगा, सोने के 3 भाग मिलाने हैं, मतलब 19 तिया 57। तांबा के 2 भाग मिलाने हैं, 9 दुए 18। टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 75। और हमें 75 को 3 और 2 टोटल 5 भाग बनाए थे, भाग देंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 गुना, अर्थात हमें आंसर मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। देखते हैं क्या कह रहा है हमें। प्रश्न हमें कह रहा है कि 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्याएं समानुपाती हो। 23, 30, 57 और 78। 23, 30, 57, 78। अगर इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन मेथड से करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम लोग इसमें ऑप्शन चुनते हैं। सबसे पहले अपन लोग इसका ऑप्शन, एक गलत ऑप्शन चुनते हैं। देखते हैं कि हमारा गलत ऑप्शन कौन सा है। हमने लिया ए ऑप्शन, लिया 4। हम लोग ए ऑप्शन लेते हैं और देखते हैं। ए ऑप्शन था 4। 23 में से अगर 4 घटाते हैं तो ये संख्या मिलेगी। 30 में से 4 घटाते हैं तो हमें ये संख्या मिलेगी। इसी प्रकार 57 में से 4 और 78 में से 4। 23 में से 4 घटाते हैं हमें प्राप्त होता है 19। 30 में से 4 घटाते हैं हमें मिलता है 26। 57 में से 4 घटाते हैं हमें मिलता है 53। 78 में से 4 घटाते हैं हमें मिलता है 74। कह रहा है कि शेष बची हुई संख्याएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे बराबर का निशान भी आ सकता है और समानुपात का निशान भी आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। हम लोगों ने केवल एक एक डिजिट को गुणा करके चेक करना है
कि अगर अंतिम अंक इकाई का अंक अगर समान आ गया तो बाकी के बराबर होने की संभावनाएं हैं, अगर इकाई का अंक ही समान नहीं आया तो बाकी पूरी संख्या के किसी भी हालत में समान होने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो 6 तिये 18, 9 चौके 36, जो कि बराबर नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन संख्या सी पर, जो कि एच है। 23 - 6 अनुपात 30 - 6। चाहे तो समानुपात का निशान लगा लें, चाहे हम बराबर का निशान लगा लें। 57 - 6, 78 - 6। 23 में से अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17, 24, 51 और 72। हम देखते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के होना चाहिए। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो 4 एकम 4, 7 दूनी 14 प्रथम दृष्टया बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसके होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम लोग अगर इसको गुना करें तो हमें मध्य पदों का जो गुणनफल मिलेगा वो मिलेगा 1224 और बाह्य पदों का गुणनफल मिलेगा 1224, जो कि बराबर आ गया। अर्थात 6 घटाने के बाद मिलने वाली संख्याएं समानुपात में है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि x बराबर y गुणा z तथा यदि x और y प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हमें कह रहा है कि x बराबर yz अर्थात y गुणा z। यहां गुणा का निशान क्योंकि लगाएंगे तो x नजर आएगा, इसलिए डॉट लगाता हूं। तो कह रहा है कि इन दोनों में 20% की कमी करनी है। चूंकि प्रारंभ में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अर्थात ये दोनों मान अपने आप में 100% रहेंगे। हमें प्रत्येक के मान में 20% की कमी करनी है, अर्थात हमें y के मान में 20% कमी करनी होगी। तो हमारे पास रहेगा 80%। z के मान में भी 20% कमी करेंगे तो रहेगा 80%। ऊपर अगर 2 बार है तो नीचे आएगा 1 बार 100, क्योंकि 1 बार 100 जब प्रतिशत में बदलेंगे तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देते हैं, हमें मिलता है 64%। ये आ गया किसका मान, x का मान। था किसी टाइम में कितना, किसी समय x का मान 100% था, लेकिन y और z के मान में 20% की कमी करने के पश्चात हमारे पास x का मान 64% बता। अर्थात x के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो हमारा आंसर रहेगा कि x के मान में 36% की कमी हो जाएगी और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियां खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपए की 10 मोमबत्तियों की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत में क्या है। देखते हैं अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए सरल से सरल तरीके से। यहां हम लोग क्या लिखते हैं, खरीदता है और बेचता है, अर्थात यहां हम लोग एक शब्द लगाएंगे क्रय मूल्य, यहां लगाएंगे विक्रय मूल्य, यहां लगाएंगे रुपए और यहां लिखेंगे वस्तु। देखिए इसे याद करने का एक सिस्टम बताते हैं। सबसे पहले वस्तु को क्रय किया जाता है, तत्पश्चात वस्तु को विक्रय किया जाता है। चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, दोनों के दोनों रुपए में होते हैं, और जब रुपए लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई वस्तु मिलेगी। हमें प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपए की 11 वस्तुओं की दर से खरीदता है, मतलब रुपए लगाए दर 10, वस्तु आई 11। अब रुपए मिले 11 और वस्तु बेची 10। यहां से हम लोग चलेंगे तो देखिएगा यूं चलते हैं अपन लोग, तो हमें मिलने वाला है क्रय मूल्य।
10 इंटू 10 बराबर हमारे लिए 100 रुपये बन जाएगा। और हम बात करें विक्रय मूल्य की तो ऐसे चलेंगे, 11 इंटू 11 बराबर 121। अर्थात जो रेशो इसका आना है वो यही आना है कि अगर 100 रुपये में वस्तु खरीदी जाए और 121 में बेची जाए, जो डिफरेंस यहां होगा वही डिफरेंस यहां रहेगा। अर्थात हमें यहां लाभ होने वाला है, लाभ होगा 21 रुपये का। हमने बात करनी है प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100%। प्रतिशत से प्रतिशत निशान कैंसिल आउट, हमारे पास मिला 21% क्या लाभ। और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 5 की तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2 प्रकार की मैदा को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, फिर इसे 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली मैदा का भाव ज्ञात करो। चूंकि हम देख रहे हैं कि इस मैदा को मिक्स करने के बाद में बेचा गया है, तो हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। और विक्रय मूल्य आया हमारा 22 रुपये, जिससे लाभ हुआ था 10% का। चूंकि पहले दोनों प्रकार की मैदा का भाव क्रय मूल्य दिया गया है, तो मिक्स का भाव भी, मिश्रण का भाव भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए। अतः हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य चूंकि प्रारंभिक मान होता है, अतः 100 ऊपर आएगा, लाभ हो रहा है इसलिए 100 में जुड़कर 110 नीचे आ जाएगा। और हमें जो है वो क्रय मूल्य मिलता है 20 रुपये। यानी कि जो भी मैदा खरीदा गया था उसको मिलाने के बाद उसका जो ओवरऑल रेट पड़ा था वो 20 रुपये पड़ा था। यहां बात करते हैं कम मात्रा, और यहां ज्यादा मात्रा की बात करते हैं। क्यों करते हैं कम मात्रा और ज्यादा मात्रा की बात? यहां 20 आएगा और यहां जो आएगा वो अनुपात हमें दे रखा है 2:3। चूंकि ये कम मात्रा है और ये अधिक मात्रा है, अतः कम मात्रा इधर आएगी, ज्यादा मात्रा इधर आ जाएगी। और प्रश्न ने कहा है कि कम मात्रा का जो भाव है वो 14 रुपये प्रति किलो के भाव से है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो कि हमें कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। देखते हैं कि 3 का दुगुना 6 है, तो 2 का दुगुना 4 यहां होना चाहिए। तो अगर इधर का डिफरेंस 6 है तो इधर का डिफरेंस 4 होना चाहिए। या तो इससे 4 अधिक होगा और या इससे 4 कम होगा। अगर 4 कम होता है तो हमें मिलता है 16, और अगर 4 अधिक होता है तो हमें मिलता है 24। अब हम डिसाइड करेंगे भी इन दोनों में से कौन सा मान यहां आएगा। तो देखिए कि यहां से यहां तक अगर गिनती पड़े, 16 से 14 जाए या 14 से 16 जाए, चूंकि ये मान मिश्रण का भाव आते बीच में आना चाहिए। तो क्या 14 से 16 या 16 से 14 जाने पर 20 आता है? जी नहीं, तो ये कट जाएगा। 14 से 24 या 24 से 14 जाते हैं तो 20 बीच में कहीं ना कहीं आता है, अतः ये हमारे लिए रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। दूसरे तरीके में देखा जाए तो इससे ये मान अगर कम है तो इससे इधर वाला मान ज्यादा होगा, क्योंकि मिश्रण का भाव बीच में तभी बनता है जब एक अधिक और एक कम हो। तो अगर इधर वाला मान कम है तो इधर वाला ज्यादा होगा, इधर वाला अगर ज्यादा है तो इधर वाला कम होगा। तो हमारा आंसर आया 24 रुपये, और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। हमें क्या कह रहा है? हमें प्रश्न संख्या कह रहा है कि 2600 रुपए को 2 भागों में ब्याज पर दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से
3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज के बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है। यानी कि हमें यहां पर दोनों भाग नहीं दिए गए हैं, अतः हमने मान लिया पहला भाग x और दूसरा भाग y। पहले भाग की दर थी 3% और समय था, दर थी 5% और समय था 3 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दूसरे भाग की दर थी 4% और समय था 6 वर्ष, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। प्रश्न कह रहा है कि मिलने वाला ये पहले भाग का साधारण ब्याज है, ये दूसरे भाग का साधारण ब्याज है। प्रश्नानुसार दोनों भागों का साधारण ब्याज समान है, अतः हमने बीच में बराबर का निशान लगाया और बराबर का निशान है तो 100 कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास मिलता है 15x बराबर 24y। अगर हम लोग यहां से x अनुपात y दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करें तो एक बहुत ही शानदार सा नियम, बहुत ही छोटा सा नियम, पढ़ो सीधा। चूंकि x और y का हमें ज्ञात करना था, इसे पढ़ना होगा, तो पढ़ो सीधा लिखो उल्टा। उल्टा लिखने से तात्पर्य पहले लिखा जाएगा 24 और बाद में लिखा जाएगा 15। अर्थात अगर इसे सरल अनुपात में बदलें तो हमें मिलने वाला है x अनुपात y 8:5। पहले भाग के 8 भाग रहेंगे पहले भाग में, दूसरे में 5 भाग रहेंगे। अर्थात हमें कुल धन जो था हमारे पास है 2600 रुपए। हमने उसके 8 और 5 13 भाग करने होंगे। पहले में 8 भाग दे देंगे, दूसरे में 5 भाग दे देंगे। चूंकि हमसे पूछा है दूसरा भाग क्या होगा, तो देखते हैं। दूसरा भाग बराबर 5 भाग होंगे, कितने में से? 13 में से, इंटू 2600, काटते हैं 200, हमें मिलता है 1000 रुपए। और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। हम बात करें प्रश्न संख्या 7। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि से मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? प्रश्न संख्या 7। देखिए, हमें कह रहा है मूलधन और मिश्र धन में अनुपात बताना है 5% दर से n वर्षों बाद। तो हमने मान लिया मूलधन x। अब हम ज्ञात करते हैं इसका मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। देखते हैं, x गुणा ये बनेगा 105 बटे 100 और समय की बात आई तो वहां लिखा है n वर्षों बाद। अगर हम इसे हल करें तो हमें मिलता है 105 बटे 100 बन जाएगा 21 बटा 20 की पावर n, यानी कि x गुणा 21 की पावर n बटा 20 की पावर n। ये हमें मिश्र धन मिल रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि मूलधन और मिश्र धन में अनुपात बताना है, यानी कि मूलधन अनुपात मिश्र धन। मूलधन था x और मिश्र धन है x गुणा 21 की पावर n बटा 20 की पावर n। हम 20 की पावर n से दोनों तरफ गुणा करते हैं और x से भाग देते हैं, तो हमें मिलता है 20 की पावर n अनुपात 21 की पावर n। और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। प्रश्न संख्या 8। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। यदि इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी
हुई तथा उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया तो उड़ान की मूल अवधि क्या थी। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए अपन लोग ऑप्शन मेथड यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे पास दूरी है 600 किलोमीटर की और हमारे जो टाइम का अंतर है वो आना चाहिए आधा घंटा, और चाल का जो अंतर है, क्योंकि चाल कम हुई है तो हमारे पास चाल का जो अंतर है वो आना चाहिए 200 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लेते हैं ऑप्शन मेथड। सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ए, जिसमें हमें टाइम दिया गया है 1 घंटा। तो देखें, चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी थी 600 किलोमीटर और समय है 1 घंटा, तो हमारी चाल आ जाएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि हमें समय आधा घंटा अधिक लग रहा है, उड्डयन काल हमारा आधा घंटा बढ़ रहा है, 30 मिनट बढ़ रही है, तो अब अगर हम लोग इसी को हल करें तो हमारे पास दूरी तो 600 रहनी चाहिए, लेकिन समय 1.5 घंटा हो जाना चाहिए। अगर हम इसको भाग देते हैं तो हमें जो चाल आती है वो मिलती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा उड्डयन काल आधा घंटा बढ़ गया, लेकिन हमारी जो चाल का डिफरेंस है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर और किसी ऑप्शन को लेंगे तो या तो 200 से कम आएगा या 200 से अधिक आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन रहेगा ए, क्योंकि इसी से हमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस मिलने वाला है। नो, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज गति, औसत गति से चल रही है। दोनों एक ही बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं और बिंदु बी पर समान समय में पहुंचते हैं, जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। कार की गति क्या है? देखिएगा, हमें कहा गया है कि ए बिंदु से एक कार और एक गाड़ी समान समय पर चलती है। चूंकि रेलगाड़ी की चाल कार से 50% अधिक है, लेकिन अधिक चाल होते हुए भी वह आधे रास्ते में 12.5 मिनट के लिए रुक जाती है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9। हमने यहां पे लिया रेलगाड़ी और यहां लिया कार। चूंकि रेलगाड़ी की चाल कार से 50% अधिक है, तो हमने मान लिया कार की चाल 100 तो रेलगाड़ी की चाल 150। अगर हम इसका अनुपात लेते हैं तो हमें मिलता है 3:2। ये हमारे पास चाल का अनुपात आया, तो हम यहां से इसके समय का अनुपात ले लेते हैं कि अगर 3:2 की चाल से चले तो एक निश्चित समय निर्धारित जगह पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे का प्रतिलोमानुपाती होता है, तो हमें मिलेगा समय का अनुपात 3:2:3। अगर हम वास्तविक समय माने तो रेल द्वारा लिया समय हो जाएगा 2x, क्योंकि अनुपात अगर हमारे पास हो और वास्तविक मान हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। और कार द्वारा लिया गया समय 3x। हम देखते हैं कि समय रेलगाड़ी ने, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड तेज थी इसलिए समय कम लिया। कितना कम लिया, x, 1x समय कम लिया। चूंकि उसने जितना समय कम लिया वो उसने रास्ते में रुकने में लगा दिया, क्योंकि समान समय पर चली और एक साथ ही दोनों पहुंची, अर्थात जो जितना कम समय लिया था वो समय उसने रुकने में जाया कर दिया, और जो था कि 12.5 मिनट। अब अगर हम देखें तो रेलगाड़ी का जो टाइम था, रेलगाड़ी का लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय
2 गुणा 12.5 यानी कि 25 मिनट। और कार द्वारा लिया गया समय 3 गुणा 12.5 मिनट यानी कि 37.5 मिनट। अब हमें पूछा है कार की चाल, तो हमारे पास समय 37.5 मिनट है। हम इसे 37.5 बटे 60 घंटे कर लेते हैं। चूंकि हमारे पास जो दूरी थी कार की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी थी हमारे पास 75 और समय है हमारे पास 37.5 बटे 60 पलटकर ऊपर, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हम काटते हैं, हमें मिलता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। हमें क्या कह रहा है? श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो दोपहर 2 बजे पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचता है। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए कि वह दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाए? यानी कि हमें दो चालों की मिक्स चाल दे रखी है कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो 2 बजे पहुंचता है, थोड़ी स्पीड बढ़ा दे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो वह 12 बजे पहुंच जाता है। प्रश्न कह रहा है कि ना हमें 2 बजे पहुंचाना, ना हमें 12 बजे पहुंचाना, हमें उसे 1 बजे पहुंचाना है। तो निश्चित रूप से हमारी जो चाल बनेगी वो ना 10 बनेगी ना 15 बनेगी, इन दोनों के बीच में कहीं बनेगी। हो सकता है कि 12:30 बन जाए, हो सकता है 12 बन जाए, हो सकता है 13 बन जाए। देखते हैं। तो हमें दूरी का पता नहीं था, इसलिए हमने मान लिया कि जो दूरी है वो हमारे द्वारा मान ली गई है x किलोमीटर। पहले चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर की यात्रा की, फिर स्पीड कितनी की? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर 10 किलोमीटर से स्पीड चाल से चले तो 2 बजे पहुंचते हैं, और अगर 15 की स्पीड से चले तो 12 बजे पहुंचते हैं। अर्थात कितने घंटे का डिफरेंस आ जाएगा हमारा? 10 और 12 के बीच में, 2 और 12 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। हम लेते हैं एलसीएम 30, 3x माइनस 2x बराबर 2, यानी कि x बटा 30 बराबर 2। तो हमारे पास जो x का मान आ गया वो आ जाएगा 60 और x हमारे पास थी दूरी। अब अगर हम लोग वापस चलें कि 60 किलोमीटर दूरी को 10 की स्पीड से चले तो 6 घंटे लगे। देखते हैं, 60 किलोमीटर दूरी थी हमारे पास, 10 की स्पीड से चलते तो हमें घंटे लगते 6, यानी कि हम 6 घंटे लगाकर 2 बजे पहुंचे। तो हमने प्रस्थान कितने बजे किया था? अगर हम यहां से 6 घंटे घटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने प्रस्थान 6 घंटे पहले किया था, यानी कि 12 बजे वाला करें तो पता चलेगा, यहां से करें तो पता चलेगा। हमने प्रस्थान किया था 8 बजे, क्योंकि 6 घंटे पहले प्रस्थान किया तो हमने प्रस्थान किया 8 बजे। अब हमें वो दूरी 1 बजे पहुंचना है, अर्थात हमें वो 60 किलोमीटर की दूरी 8 टू 1, 9, 10, 11, 12, 1, अर्थात हमें वो दूरी 5 घंटे में तय करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि हमें वो 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी होगी, यानी कि हमारी चाल रहनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या
11। ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकेगा। प्रश्न कह रहा है कि ए उसी काम को इतने दिन में पूर्ण करता है जितने बी से आधे समय में पूरा करता है। क्योंकि हमें बी का समय भी पता नहीं है, इसलिए हमने मान लिया कि बी उसे 2x दिन में पूर्ण करता है, तो ए उसे x दिन में पूर्ण करेगा। अब प्रश्न हमें कह रहा है कि सी उतने दिन में पूर्ण करता है जितने दिन में दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। दोनों मिलकर का मतलब यहां 2x और 1x 3x नहीं होगा, जबकि हमें मिलकर पूर्ण करना होता है तो हम इसे a प्लस बी के माध्यम से हल करते हैं। चूंकि ये हमारा समय है तो हमें इसकी क्षमता लेनी होगी, चाल बनानी होगी, और वो बनेगी 1/x और इसकी बनेगी 1/2x। तो a प्लस बी का मान आ जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/2x। हम लोग लघुत्तम लेते हैं और हमें मिलता है 2x, 2 + 1 यानी कि 3/2x, जो कि किसके पूर्ण करने का चाल हो जाएगी, सी के पूर्ण करने की चाल हमारे पास ये होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी की क्षमता बन जाएगी। हमें प्रश्न ने कहा है कि ए, बी और सी मिलकर उसे 7 दिन में पूर्ण करते हैं, अर्थात उनकी क्षमता 7 दिन रहती है। तो ए की क्षमता 1/x, बी की क्षमता 1/2x, सी की क्षमता 3/2x बराबर 1/7। हम हल करते हैं इसे 2x, तो हमारे पास मिलेगा 2 + 1 + 3 बराबर 1/7। हम इसे हल करते हैं तो हमें मिलेगा ये 6/2x बराबर 1/7, यानी कि तिरछा गुना करते हैं तो 2x बराबर 42, x बराबर 42/2, यानी कि हमें जो x की वैल्यू मिली वो मिली 21। अगर हम देखें ये सी की क्षमता थी तो सी का जो समय आएगा वो पलटेगा, वो बनेगा 2x/3। अगर हम सी का समय अगर हमें पता करना है तो इसमें मान रखेंगे तो 2 × 21/3, अर्थात सी उसे 14 दिन में पूर्ण कर देगा और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। 14,000 रुपए का 3 वर्ष बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि हमारे पास साधारण ब्याज की दर, ध्यान दें, अगर हम लोग मूलधन 100 रुपए मान लें, दर हमें पता नहीं है, टाइम कितना कह रहा है, 8 वर्ष कह रहा है, तो जो कह रहे हैं कि ब्याज में 80% वृद्धि होती है तो 100 का 80% कितना होगा, 80 रुपए, यानी कि ब्याज हमारा बन गया 80 रुपए 100 रुपए का। यहां से हमें दर मिलेगी, दर बराबर होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। 100 गुणा ब्याज था 80 रुपए, मूलधन था 100 रुपए, समय था 8 वर्ष। तो हम देखते हैं कि जो हमारी दर आएगी वो कितनी आएगी, 10%। अब प्रश्न कह रहा है कि मूलधन 14,000 कर दिया। नेक्स्ट, नाउ बदल गया प्रश्न,
अब हमारा मूलधन कर दिया गया है 14,000। दर हमने वही लेनी है 10%, और हमने समय लेना है 3 वर्ष का, और हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखते हैं। हम सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन पता करते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। 14,000 गुणा, इसे हल करते हैं 110 बटा 100, हमें इसे 3 बार लिखना होगा, क्योंकि पावर 3 बार है इसलिए हमें 3 बार लिखना होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमारे पास बचा 14 इंटू 1331। ये हमारे पास मिश्रधन आएगा जो बनेगा 18,634। 18,634 रुपये हमारे पास मिश्रधन आ गया। हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। 18,634 माइनस 14,000, हमें मिलेगा 4,634 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। कुछ पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए, अर्थात 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो शेष बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। यानी कि हमें 4% शक्कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 13। हमारे पास कुल मिश्रण जो था वो 6 लीटर था, और हमने 6 लीटर का बना लिया 6,000 ml। इसमें 4% शक्कर है, तो हम पता कर लेते हैं कि शक्कर कितनी है। हमने देखा कि शक्कर हमें मिली 240 ml, 240 ग्राम एक्सेट्रा। अब हमें कह रहा है कि शक्कर, चूंकि अगर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है तो उसमें शक्कर कम ज्यादा नहीं होती, शक्कर उतनी ही रहती है, उसका केवल प्रतिशत कम ज्यादा होता है। चूंकि 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ गया, अर्थात हमारे पास मिश्रण बच गया 5,000। शक्कर परसेंट का पता नहीं है, तो हमें x बराबर 240 बटा 50, अर्थात x की वैल्यू आ गई 24 बटा 5%। यानी कि अब जो शेष बचा हुआ मिश्रण 5 लीटर था, उसमें शक्कर की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 24 बटा 5%, और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि दर से प्रतिवर्ष दर से दुगने से अधिक हो जाए। यानी मान लीजिए अगर अपन लोग 100 रुपए लेते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कितने सालों के अंदर 100 रुपए 20% दर से दुगने से ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर इसे ऑप्शन मेथड से किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। चूंकि हम थोड़ी सी अगर बात करें एक 20% की, देखें थोड़ा सा अपन लोग एक ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग 100 रुपए लेते हैं तो 20% दर से 1 साल बाद 120। अब देखिएगा 20 का मतलब 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रही है, 12 बच रहा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। पहली बार अगर 120 बन रहे हैं तो अगली बार 144 बनेंगे। 12 का क्यूब करते हैं वो बनता है 1728, अर्थात 172 रुपये 80 पैसे।
इसका मतलब 3 बार से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें मानना चाहिए x जो n का मान है वो अपने को बी ऑप्शन लेना चाहिए, अर्थात हम लोग केवल इसी पर ही ट्राई करते हैं। हमारे द्वारा लिया गया मूलधन 100 रुपये, दर 20%, तो 1 + 20/100 पावर 4। यह हमारा समय जो है वो दुगने से ज्यादा मतलब 200 से अधिक होना चाहिए। चूंकि हमने 3 बार तक ट्राई करके देखा तो 172.8 तक आया था, 120/100। यहां अगर अपन लोग देखते हैं डे बाय डे, यहां पे ये चीज चेंज करेंगे। अगर 1 रखेंगे, क्योंकि 1 0 से 1 0 देखिए कट रही है, 10 गुणा 12/10 अगर ये रखा तो केवल हमें 12 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर हम 2 बार करेंगे तो 12 बारी 144, मतलब हमें 44 रुपये ब्याज मिलेगा। 3 बार करते हैं तो 172.8, 72 रुपये 0.8 रुपये ब्याज मिलेंगे। दुगना 3 बार में नहीं होगा, अर्थात हमें कितनी पावर करनी होगी, 4 पावर करनी होगी। हम 4 पावर करते हैं। जैसे ही हम 4 पावर करते हैं हमें ये आंसर मिलता है 12 12 12 12। हम 4 बार गुने करेंगे तो हमें मिलेगा 207.3, अर्थात दुगने से अधिक हो गया। तो पूर्ण किए गए वर्षों की जो संख्या होगी वो होना चाहिए हमारे पास 4 वर्ष, और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। श्रीमान एक्स सोचता है कि उसका वजन 65 किलोग्राम से ज्यादा परंतु 72 किलोग्राम से कम है। उसका भाई सोचता है कि एक्स का वजन 60 किलोग्राम से ज्यादा परंतु 70 किलोग्राम से कम है, जबकि उसकी माता सोचती है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तो बताइए एक्स का कौन सा संभावित वजन होगा ताकि सभी अनुमान सही हों। प्रश्न संख्या 15। एक्स ने सोचा कि मेरा जो वजन है वो 65 किलोग्राम से अधिक और 72 किलोग्राम से कम है। तो देखते हैं 65 से अधिक तो 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72, ये ऑप्शन हमारे पास संभावनाएं बचती है। वो कह रहे हैं कि 65 से अधिक और 72 से कम, मतलब केवल इतनी संभावनाएं बच गई। जबकि उसका भाई सोचता है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से अधिक और 70 किलोग्राम से कम है, यानी कि यहां स्टार्टिंग 60 से शुरू हो गई और उसने बाउंड्री लगा दी लाइन 70 की। तो हमारे पास केवल अपॉर्चुनिटी बची 66, 67, 68 और 69 की। अगर उसके भाई को सोचे तो, अगर माता की बात को सोचे तो कह रही है उसकी माता कि उसका वजन 68 किलोग्राम से अधिक नहीं है, यानी कि उसका वजन 68 किलोग्राम से कम कम बताया जा रहा है, तो यहां बाउंड्री लग जाएगी। तो अगर माता की बात को माने तो उसका वजन रहेगा 66 और 67 किलोग्राम के मध्य। चूंकि अगर अपन लोग ऑप्शन देखें तो उसमें 66 ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में केवल बी ऑप्शन है और वो है 67 kg, अर्थात एक्स का जो वजन रहेगा वो रहेगा 67 kg। क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि एक विभिन्न चैनलों को पसंद करने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, परिणाम को एक पाई चार्ट में दर्शाया गया। जैसा कि हम लोग पाई चार्ट में देख रहे हैं कि डीडी नेशनल को पसंद करने वाले 40% लोग हैं, जी को पसंद करने वाले 30% लोग हैं, आज तक को पसंद करने वाले 15% लोग हैं, सोनी को पसंद करने वाले 5% हैं तथा अन्य को पसंद करने वाले जो बच गए वो है 10%। यदि सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों में से 50% व्यक्ति 40% से कम उम्र के हैं तो बताएं 40% से कम उम्र के व्यक्तियों ऊपर के व्यक्तियों की संख्या क्या होगी जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं।
यहां एक छोटा सा द्वंद्व आ जाता है। चूंकि हमें लिमिटेशन दी गई है 40 वर्ष से कम आयु के लोगों की, और 40 वर्ष से कम आयु के लोग हैं 50%, लेकिन वो है कहां से, हमें ऐसा नहीं बताया गया कि पर्टिकुलर चैनल को देखने वाले हैं। हमें कहा गया टोटल सर्वेक्षण में 50% लोग ऐसे हैं जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि टोटल में 50% लोग ऐसे हैं जो 40 प्लस आयु के हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि केवल डीडी नेशनल को पसंद करने वाले या जी को पसंद करने वाले या सोनी को पसंद करने वाले 40% से कितने लोग अधिक हैं, क्योंकि यहां ये मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी गई है वो पूरे की दी गई है, ऑल की डी गई है। अतः किसी पर्टिकुलर के लिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि 40 वर्ष से अधिक आयु के कितने लोग हैं। तो हमारे लिए यहां पर ऑप्शन रहेगा डी, गणना संभव नहीं है। हमारा ऑप्शन रहेगा डी। प्रश्न संख्या 17 की अगर बात करें तो कुछ हमें डेटा दिए गए हैं 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 और 16। कह रहे हैं हमें इसकी माध्यिका और माध्य दोनों बताने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि दिए गए डेटा को, दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यदि हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें मिलता है 7, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 16, 16, फिर मिलता है हमें 17 और 19। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारे पास कुल जो n है, n की वैल्यू 11 है। जैसा कि हम जानते हैं माध्यिका, मीडियन, अगर हमारे आंकड़े, अगर हमारे डेटा, अगर हमारे एलिमेंट्स विषम संख्या में हो तो उसके लिए माध्यिका होता है n+1/2वें पद का मान। n का मान यहां 11 था, तो 11 + 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6वें पद का मान। किसी भी तरफ से काउंट करें, चाहे जो है वो प्रारंभ से काउंट करें चाहे अंतिम से करें, छठा पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम ऐसा काउंट करते हैं तो हमें दोनों तरफ से छठा पद जो है वो 15 मिलता है। अतः हमारी माध्यिका जो है वो 15 रहेगी। अब हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अगर हम सभी आंकड़ों का योग करते हैं, जैसे कि 7 + 10 + डैश 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 डैश, और उन्हें 11 से अगर भाग देते हैं तो क्योंकि इसका जोड़ जो है वो हमें 154 मिलता है, और जब 11 से भाग देंगे तो हमें x बार का जो मान मिलने वाला है, समांतर माध्य मिलने वाला है, वो 14 मिलने वाला है। तो माध्यिका 15 और समांतर माध्य 14, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है। प्रश्न संख्या 18 की अगर बात करें तो कह रहा है कि कुछ डेटा दिए गए हमारे पास और उनमें कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक अगर 27 हो तो x का मान बताना है। देखिएगा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास है 25, 26, 27, 23, 26, 24, x 27, 26, 25, 25,
और 27। कह रहा है इसके लिए जो बहुलक है z है उसका मान अगर 27 है तो x की वैल्यू बताइए क्या रहेगी। ध्यान दें, अगर आप देखते हैं कि हमें यहाँ पे 25 कितनी बार मिल रहा है, 26 कितनी बार मिल रहा है, 27 कितनी बार मिल रहा है। 25 की बात करें 1 2 3 बार मिल रहा है, 26 1 2 3 बार मिल रहा है, 27 1 2 3 बार मिल रहा है। बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दें अपन लोग। चूंकि 25 26 और 27 तीनों ही 3 बार मिल रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुलक वह होता है जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा। अगर जो x की वैल्यू अगर 25 आ गई तो बहुलक 25 4 बार आ जाएगा, अर्थात बहुलक 25 हो जाएगा। चूंकि प्रश्न ने स्पष्ट कहा है कि बहुलक 27 है, अतः 27 को ही एक बार अधिक आना पड़ेगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो 27 ही होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 27 आ गई तो 27 जो है वो 4 बार आ जाएगा और हमारा बहुलक 27 हो जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपए कमाए। प्रथम 4 दिनों का औसत 40 रुपए था, तो शेष दिनों के में उसकी औसत आय क्या थी। प्रश्न संख्या 19। एक दुकानदार ने कुल 12 दिन में 504 रुपए कमाई की, यानी कि उसकी 12 दिन की जो कमाई थी वो 504 रुपए थी। बात आ जाती है प्रथम 4 दिनों की। तो 4 दिन का जो औसत था, बात करें प्रथम 4 दिन की, तो 4 दिन का औसत 40 था, अर्थात 4 दिन का कुल योग 40 गुना 4 यानी कि 160 रुपए हो गया। तो शेष कितना बच गया। 504 में से अगर हम लोग 160 घटा दें तो हमें मिलता है 344, जो कि कितने दिन का है, 12 दिन का है। अतः शेष 12 दिन का औसत हम क्या करने वाले हैं, 344 को 12 से भाग देने वाले हैं और हम देखेंगे, क्योंकि शेष अपने पास टोटल 12 दिन थे तो शेष हमारे पास बच गए 12 माइनस 4 यानी कि 8 दिन, और हम 8 से भाग देंगे तो हमें मिलता है 43 रुपए। तो शेष बचे दिनों का जो औसत रहेगा वो हमारे पास 43 होगा और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के रिलेशन से संबंधित कह रहा है बहुलक और माध्य का अंतर क्या होता है, यानी कि हमें बहुलक यानी कि z और माध्य यानी कि x बार का अंतर पूछा है। यदि हम लोग इसका रिलेशन यूज करें कि समांतर माध्य बराबर 3 गुना बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना x बार यानी कि समांतर माध्य। चूंकि हमें बहुलक में से समांतर माध्य को घटाना है तो हम इस तरफ अगर समांतर माध्य को घटाते हैं, जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही काम हमें राइट हैंड साइड में करना होगा। यहां भी x बार घटा दिया, यहां भी x बार घटाएंगे तो ये तो हमें हमारा इच्छित आंसर प्रश्न मिल जाएगा कि z और समांतर माध्य बहुलक और समांतर माध्य का अंतर। लेकिन यहाँ हमें 3m ये दोनों माइनस के थे जुड़ जाएंगे तो 3x बार यानी कि 3m माइनस x बार 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य हमारा ऑप्शन रहेगा और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। प्रश्न संख्या 21 की अगर बात करें
तो हमें कुछ संख्याएं दी गई है। 6374 की पावर 1793, 625 की पावर 317 और 314 की पावर 491 का इकाई का अंक ज्ञात करो। 6374 1793, दूसरा कहा है हमें 625 की पावर 317, 625 की पावर 317 और तीसरा कहा है 314 की पावर 491, 314 की पावर 491। अगर हम गौर करें, चूंकि हमें इकाई का अंक से मिलना है, अतः हमें केवल 4, 5 और 4 की पावर ही करनी होगी। चूंकि यहाँ पे 1793 है, क्योंकि जितने भी 1700, 200, 400 जितने भी सैकड़ा होते हैं उसमें 4 का भाग हमेशा जाता है, तो हमें केवल 93 में भाग देके देखना है। तो जब हम 93 में 4 का भाग देते हैं तो हमें एक शेषफल मिलता है। इसी के साथ अगर हम 5 की जो मर्जी पावर करें तो उसमें इकाई का अंक सदैव 5 होता है। फिर हम 4 के इकाई में 4 में 91 में अगर भाग देते हैं तो हमें 3 मिलता है। देखें, 4 गुणा 5 गुणा 4 की पावर 3 होता है 64, 64 में फिर 4। अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इकाई का अंक 0 मिलता है, अर्थात हमारा ऑप्शन रहेगा ए। बात करें प्रश्न संख्या 22 की, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। हमें 3 संख्याएं दी गई है, अलग अलग क्रम में दिया गया है। 17/19, 11/14 और 16/21 दिया गया है और पूछा है कि इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमारे पास हम लोगों ने देखा कि हमें 3 संख्याएं मिली थी। एक हमें मिली 17/19, एक हमें मिली 11/14, एक हमें संख्या मिलती है 16/21। हम अगर इन तीनों संख्याओं को दशमलव में मान ज्ञात करें, भाग दें, तो हमें यहां से प्राप्त होता है 0.89, यहां मिलता है 0.78 और यहां मिलता है 0.76। अगर देखा जाए आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो यह संख्या सबसे पहले आएगी, ये 2 नंबर पर आएगी और ये 3 नंबर पर आने वाली है। अर्थात इसका जो आरोही क्रम रहेगा वो रहेगा 16/21, 11/14 और 17/19। यह हमारा आंसर रहेगा और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। इसी कड़ी में अगर बात करें प्रश्न संख्या 23, हमें कुछ संख्याएं दी गई है। यदि संख्या 5, 1, 7 स्टार 3, 2, 4 3 से विभाजित होती है तो वह कौन सा पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पर आएगा। यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। चूंकि हम जानते हैं कि 3 से भाजकता का जो नियम है वो हमें कहता है कि अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। हम अंकों का जोड़ करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। हमें 3 का भाज देने के लिए 22 में कितने जोड़ने होंगे, 2, या फिर हमें 22 में कितने जोड़ने होंगे, 5, या फिर हमें 22 में कितने जोड़ने होंगे, 8, ताकि यह बन जाए 24, ये बन जाए 27 और ये बन जाए 30। इससे ऊपर जोड़ नहीं सकते क्योंकि अंक 2 हो जाएंगे। तो 2, 5 या 8 तीनों में से कोई एक संख्या होगी जो स्टार के स्थान पर आएगी और 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो हमें मिलता है 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा सी।
हम बात करें प्रश्न संख्या 24 की, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, केवल जोड़ का प्रश्न है। कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है 3PR, सॉरी 4P3, यदि इसमें 984 जोड़े जाएं तो हमें संख्या 13Q7 प्राप्त होती है। प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या जिसमें 984 जोड़े तो एक 4 अंकों की संख्या 13Q7 प्राप्त होती है। यदि 13Q7 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो P प्लस Q का मान ज्ञात करो। देखिएगा अभी हमारे पास एक संख्या आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसमें व्यवस्था, देखते हैं 4 और 3 7 पॉसिबल है। यहां P की जगह या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, क्योंकि अगर 1 आया, अब 1 या 2 आ सकता है, आगे भी जा सकता है, लेकिन देखिए अगर 1 आता है यहां पर तो 1 + 8 9 होता है, लेकिन अगर 2 आता है तो 2 + 8 10 होता है, जिसकी 0 आएगी लेकिन यहां हासिल जाएगी, तो ये 5 बनेगा, 5 और 9 14 होता है, जबकि यहां बाउंड कर दिया गया 13 है। इसका मतलब 2 या 2 से बड़ी संख्या की संभावनाएं खारिज। तो हमारे पास P का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1, और जब P का मान 1 होगा तो Q का मान मिलेगा 9। अगर हम यहां रखते हैं 13 9 और 7 अगर माने तो 9 और 7 16 16 और 19 और 1 20। अगर हम लोग इसकी व्यवस्था करें, देखें कि देखिएगा 9 और 1 10, 7 और 3 10। हम लोग देखते हैं कि 10 और 10 सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 है, अतः यह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी, जैसा कि प्रश्न में बताया गया। तो हमसे प्रश्न ने पूछा है कि P प्लस Q का मान ज्ञात करो। तो 1 + 9 = 10 और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। प्रश्न संख्या 25 हमें कह रहा है कि 47 की पावर 43 + 43 की पावर 43 और 47 की पावर 47 + 43 की पावर 47 का निम्न में से कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। हमें कहा गया है 47 की पावर 43 + 43 की पावर 43 और 43 की पावर 47, 47 की पावर 47 और 43 की पावर भी 47। कह रहा है इसका कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर हम देखें, अगर हम भाजकता के नियम को, भाग के नियम को अगर याद करें तो x की पावर n + a की पावर n हमेशा x + a से विभाजित होगा यदि n विषम संख्या हो। तो अगर ऐसा देखा जाए, चूंकि x और a अलग अलग कॉम्पोनेंट है लेकिन n दोनों में सेम है, विषम है, यानी कि अगर हम बात करें 47 की पावर 43 + 43 की पावर 43 तो इसमें 47 + 43 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात यह इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें 47 की पावर 47 और 43 की पावर 47, चूंकि इसमें भी इसी नियम का ही पालन हो रहा है, x और a दो एलिमेंट हैं जहां पे n विषम संख्याएं हैं, तो यहां भी x + a अर्थात 47 + 43 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 47 + 43 भी इसका एक गुणनखंड होगा। प्रश्न ने कहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 47 + 43 हमें मिल रहा है और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। इसी के साथ 4 अक्टूबर 2016 जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न पत्र में गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है।
मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और परीक्षा के हल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।